तलवार पर आग लग चुकी थी, जिसकी लपटें बहुत ही भयानक थीं। हालांकि ये आग राज ने नहीं लगाई थी। भले ही राज को सपने में जन्नता ने जो अग्नि तलवार टेक्निक दिखाई थी वो आसान और आम दिखती थी, लेकिन असल में ये टेक्निक गागर में सागर के जैसी थी। सिर्फ एक ही हमले से इस टेक्निक द्वारा पूरे संसार को भी जलाया जा सकता था। अगर राज की ताकत अभी से गुना ज्यादा भी होती तो भी वो इस टेक्निक को सिर्फ देखकर और एक बार प्रैक्टिस करके नहीं सीख सकता था। इसके साथ साथ राज ने आज तक किसी भी तरह की तलवार की टेक्निक पर हाथ नहीं आजमाया था। उसने सिर्फ और सिर्फ सहस्त्र भेदी तलवार को बिना दिमाग लगाए यहाँ वहां लहराया बस था। इसके साथ साथ अगर राज वाकई में अग्नि तलवार की टेक्निक करना चाहता था तो उसे कम से कम दूसरे लेवल तक पहुंचने की जरूरत थी। तभी वो अपनी रक्त और कुंडलिनी की शक्ति को इस काबिल बना पाता। इस समय तलवार पर आग सिर्फ और सिर्फ पुरानी कांसे की अंगूठी के कारण लगी थी। इस अंगूठी में दूसरे लेवल का आग का जादू अग्नि तलवार मौजूद था। ये जादू इस अंगूठी के मालिक लोकेश ने इसमें डाला था। असल बात ये थी कि लोकेश पहले ही अपना सिद्ध चक्र हासिल कर चुका था और इसलिए अग्नि तलवार टेक्निक उसकी लड़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसने इस टेक्निक को अपने पास सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु जन्नता की याद में रखा ताकि उनकी यादें हमेशा उसके साथ रहें। जब जन्नता और लोकेश अलग हुए उसके पहले जन्नता ने एक पेड़ की डाली पर अग्नि तलवार टेक्निक करके बताई थी। तुरंत ही उस आग ने बड़े बड़े पेड़ों और पूरी वादी को जलाकर राख कर दिया था। इस चीज ने लोकेश को हिलाकर रख दिया था। जैसे जैसे लोकेश की ताकत और काबिलियत बढ़ी उसने इस अग्नि तलवार टेक्निक को अपनी अंगूठी से जोड़कर उसे एक आक्रामक मंत्र की तरह बना दिया, जिसके हिसाब से जैसे ही अंगूठी का मालिक अग्नि तलवार टेक्निक करने की पोजीशन में आएगा अंगूठी अपना जादू दिखाने लगेगी, जिससे अग्नि तलवार टेक्निक का इस्तेमाल हो सकता था। अभी अभी जब राज ने तलवार घुमाई तो वो अग्नि तलवार टेक्निक की पोजीशन में था। इसके बाद जैसे ही उसके मन और आंख की इंद्री से रक्त और कुंडलिनी की शक्ति मिली तो जादू एक्टिवेट करने के लिए अंगूठी की दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। भले ही इसमें जन्नता के जैसी ताकत नहीं थी जैसा कि राज ने सपने में देखा था, लेकिन इससे दूसरे लेवल के जादूगर के हमले बराबर हमला किया जा सकता था। तलवार की आग की लहरों में बदलकर दुश्मन की तरफ बढ़ने लगी। चेतन को अपनी तरफ बढ़ती हुई आग की लपटें महसूस हो रही थीं, लेकिन उसके पास छुपाने की कोई जगह नहीं थी। बवंडर सी रफ्तार ने उसे तेज बना दिया था, इसलिए वो आग की तरफ बढ़ती अपनी मूवमेंट को रोकने में नाकामयाब हो चुका था। जैसा कि कहा जाता है कि तेज रफ्तार जानलेवा है, ठीक वैसा ही हुआ। चेतन जो अपनी रफ्तार पर काबू नहीं कर पा रहा था सीधा जाकर आग के हवाले हो गया। आग के बीच तलवार की रोशनी भी चमक रही थी। चेतन का शरीर दो टुकड़ों में कट गया और आग ने उसे निगल लिया। सब खत्म हो गया था। राज बहुत थक गया था। उसने बहुत ज्यादा दिमाग शक्ति का इस्तेमाल कर लिया था। इस समय टफी चेतन के शरीर की तरफ बढ़ा और उसने अपने पंजों से थपकी मारी। दो छोटी मिट्टी की शीशी और लॉकेट के आकार का रक्षात्मक तिलिस्म टफी ने निकाल लिया। इसके बाद चेतन का शरीर पूरी तरह से आग में जा मिला और उसका कोई नामो निशान नहीं बचा। ये तुम्हारे लिए जंग का इनाम। अगर ये जल जाता तो शायद तुम्हारे साथ थोड़ा बुरा हो जाता। टफी ने राज की तरफ तीनों चीजें उछालते हुए कहा। मिट्टी की शीशियों में रक्त और कुंडलिनी की काफी अच्छी क्वालिटी वाली गोलियां थीं। इसके अलावा रक्षात्मक तिलिस्म के तौर पर कम क्वालिटी वाला जादुई खजाना बवंडर सी रफ्तार था जो चेतन ने लड़ाई में इस्तेमाल किया था। इसका सही इस्तेमाल बहुत कमाल कर सकता था। राज ने हाफते हुए तीनों सामान लिए और जमीन पर बैठ गया। दिव्य दृष्टि ने राज के अंदर की ज्यादातर दिमागी शक्ति को निचोड़ लिया था और बाद में राज ने अग्नि तलवार टेक्निक भी एक्टिवेट कर दी थी, जिससे उसकी बची हुई ताकत भी निकल गई थी। टफी, चलो वापस चलें, राज ने मुस्कुराकर कहा। कितनी कमाल की जंग थी। तभी किनारे पर खड़े होकर किसी ने आवाज दी। ये पहले लेवल का 2 इंद्री हासिल कर चुका कलंदर का गुर्गा था जो राज से मार खाकर जमीन पर पड़ा था। इसने शायद किसी तरह के रक्षा जादू का इस्तेमाल करके खुद को घायल होने से बचा लिया था। वो बस तब तक मरने का नाटक कर रहा था जब तक चेतन नहीं मर गया और राज की पूरी ताकत खत्म नहीं हो गई। अब उसके हाथ में 4 चाकू थे और वो दुष्ट ढंग से राज की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।
अब उसके सामने एक बड़ा मौका था। वो राज को अपंग बनाकर असीम शैतानी कबीले ले जा सकता था। फिर शायद उसे कबीले से जोड़ने का मौका भी मिल सकता था और वो जादूगरी के नए रास्ते पर चल सकता था। ऐसा करके वो एक दिन कलंदर से भी ज्यादा ताकतवर भी बन सकता था। कलंदर के गुर्गों के मन में जलेबियां छनने लगी थी। आज उसकी 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में था। उसका विरोधी इतनी बुरी तरह से थक चुका था कि उसे कोई आम इंसान तक आसानी से पटखनी दे सकता था, जबकि यहाँ तो बात जादू से तय होने वाली थी। कलंदर का गुर्गा मनी मन एक ख्वाब देखने लगा था जो शायद किसी भी पल चकनाचूर भी हो सकते थे, क्योंकि अभी तक राज अकेला जंग में नहीं था। लेकिन ये बात कलंदर के गुर्गे को नहीं पता थी, इसलिए वो घमंड में चूर हो चुका था। मुझे जैसी उम्मीद थी, मेरे पास लड़ाई का ठीक से तजुर्बा नहीं है। अगली बार मैं हर ढेर हुए दुश्मन की जांच करूंगा। राज ने कलंदर के गुर्गे को घूरते हुए गहरी सांस लेकर कहा। कितनी बुरी बात है, लेकिन अब कोई अगली बार नहीं होगी, कलंदर के गुर्गे ने कहा। इतना कहने के बाद उसने राज की तरफ अपंग करने के इरादे से 4 चाकू उछाल दिए। तजुर्बा धीरे धीरे आ जाएगा, तुम्हें बस अगली बार थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, टफी ने कहा। इतना कहकर टफी बीच में आ गया और उसने अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया। चारों चाकू सीधा टफी से टकराए। टफी को खरोंच तक नहीं आई। ये किसी के शरीर पर धूल गिरने जैसा था, जिसकी उसे भनक भी नहीं लग पाती थी। टफी एक बहुत ही ताकतवर शैतानी कुत्ता था। अलगू जैसे ताकतवर जादूगर को भी उसने दौड़ लगवा दी थी, जैसे में पहले या दूसरे लेवल के जादूगर से उसे किसी तरह का कोई खतरा तक नहीं था। टफी की ताकत का नमूना राज पहले ही देख चुका था, इसलिए जब टफी लड़ाई में उतरा तो राज निश्चिंत हो गया था। पहाड़ी महारथी जिस हिसाब से टफी की हरकतों के बारे में बता रहे थे, राज को टफी वैसा नहीं लगा था। वो टफी को अच्छे से काम में उलझाना जानता था और टफी भी राज को लेकर काफी वफादार था। वो राज की हर तरह से मदद करने में झिझकता नहीं था। वो बात अलग थी कि राज से भी इस मदद के बदले वो थोड़ी सी मदद मांगता था, लेकिन इतना तो आम बात थी। ये चीज तो जादूगरों के बीच भी थी कि कोई भी चीज कोई भी जादूगर बिना किसी वजह से नहीं देता था। हर किसी को मदद के बदले मदद चाहिए होती थी। इतने बड़े शैतानी कुत्ते को देखकर कलंदर के गुर्गे की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक शैतानी जानवर यहाँ कैसे आया था। हालांकि उसके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ भी कर पाता, टफी ने अपना मुंह खोला और एक आग का गोला निकालकर सीधा उसके शरीर पर लगा और वो तुरंत ही जलकर राख हो गया। इसके बाद जमीन पर गिरे हुए बाकी लोगों को भी टफी ने नहीं छोड़ा। उसने सबको एक एक आग का गोला मारकर उनका नामो निशान मिटा दिया। राज को यही उम्मीद थी कि टफी की मदद की जरूरत तो हर हाल में पड़ेगी। अच्छा ही था कि राज उसे अपने साथ लेकर आया था। चलो घर चलें, टफी ने राज को उठाते हुए कहा और अपनी पीठ पर बिठा लिया। टफी हवा में उछला और हल्के से हवा में उड़ने लगा। उन दोनों के चारों तरफ एक धुआं छा गया और उनकी रक्षा करने लगा। टफी हवा में दौड़ने लगा, राज उसके नरम बालों में घुल मिल गया। अरे अभी अभी मुझे एहसास हुआ कि मैं टफी के ऊपर लेटा हुआ हूँ और तुम काफी नरम और आरामदायक हो, राज ने हंसते हुए टफी की पीठ में मुंह रगड़कर कहा। भले ही कोई बिस्तर कितना ही आरामदायक हो, लेकिन उसकी टफी की पीठ से कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं मर्द हूँ। अगर तुम मूवी के हीरो बनना चाहते हो तो जिसे सब पसंद करें, तो एक मर्द कुत्ते के साथ ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम थोड़ा लड़कियों से बात करना शुरू करो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद टफी ने कहा। अब राज की चुप्पी सध चुकी थी। राज टफी से बातों में नहीं जीत सकता था। टफी के जवाब राज की सोच से भी बढ़कर होते थे। आमतौर पर राज के पास हर बात का जवाब होता था, लेकिन जब से वो टफी से मिला था तब से उसकी ये सोच बदल चुकी थी। अभी हाल के लिए वो टफी से कुछ भी कहना ठीक भी नहीं समझता था, क्योंकि पहले से ही राज अपनी पूरी शक्ति निचोड़ चुका था। अभी हाल के लिए टफी ही उसका घर वापस लौटने का एकमात्र सहारा था। ऐसे में अपने सहारे को जवाब देकर राज बीच मझधार में नहीं फंसना चाहता था। दूसरी तरफ हाइग्रीव को अभी तक चेतन के नाकामयाब होने की खबर नहीं मिली थी। उसे तो यही उम्मीद थी कि असीम शैतानी कबीले वाले जिस हिसाब से ताकतवर थे, उस हिसाब से राज जैसे नए नए जादूगर से खूनी क्रिस्टल छीनना बड़ा ही आसान होगा।
खास तौर से तब जब ना ही तो शाही शेर उसके आसपास था, ना ही शल्य। लेकिन वसीम के बारे में हयग्रीव को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि वसीम को इस लड़ाई में अभी तक शामिल भी नहीं होना पड़ा था। राज ने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया था। राज को उसके सीनियर ने मदद के तौर पर पहले से ही इतना दे दिया था कि वो आसानी से छोटे मोटे खतरों का सामना कर लेता था। इसके अलावा राज की किस्मत भी इतनी अच्छी थी कि 1 महीने भर के जादुई सफर में उसे काफी कुछ कीमती जादुई खजाना मिल चुका था। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि हयग्रीव को जब तक नाकामयाबी का पता चलेगा तो उसका अगला कदम क्या होगा। क्या हयग्रीव किसी और को राज के खिलाफ भेजेगा? क्या वसीम राज को कोई नई ताकत देगा? राज को टफी की बातों पर इतनी सारी बातें ध्यान आ रही थी कि वो करीब 10 पेज का निबंध लिख सकता था। लेकिन इसके पहले ही उसका फोन बज गया। उसने फोन देखा तो वो हैरान रह गया। ये पहाड़ी महारथी के एडमिन बाबा बैरागी का फोन था। अभी अभी में ही बाबा बैरागी ने कई बार राज को फोन कर लिया था। आमतौर पर बाबा बैरागी ग्रुप में मैसेज तक नहीं करता था और अभी अभी वो ही राज को इतने फोन लगा रहा था। वसीम को जब से राज लेकर आया था तब से पहाड़ी महारथियों के बीच राज की अलग ढंग से ही खातिर होने लगी थी। हालांकि राज अभी इस बात से अनजान था कि पहाड़ी महारथियों ने मिलकर उसके साथ छोटा सा धोखा किया था और उसे वसीम की सच्चाई पता नहीं चलने दी थी। लेकिन अब बाबा बैरागी खुद वसीम के बारे में राज को सब कुछ बताना चाहता था। अब जब वसीम आ चुका था तो राज को सब कुछ बताने में बाबा बैरागी को कोई हर्ज नहीं था। लेकिन बाबा बैरागी वसीम की मौजूदगी में ये सब नहीं बता सकता था। कहीं न कहीं वसीम का खौफ हर एक पहाड़ी महारथी के मन में था। सीनियर, कैसे हैं आप? राज ने फोन उठाकर कहा। कि मैंने तुम्हारे और वसीम के लिए कुछ गाड़ियां मंगवाई है। उनमें से 13 गाड़ी अभी देहरादून के किसी अंडरग्राउंड पार्किंग में आ चुकी है। बाकी बची गाड़ियां 1 महीने के अंदर अंदर किश्तों में आ जाएंगी। तुम्हारे पास किसी न किसी का फोन आएगा तो तुम कभी भी जाकर गाड़ियां ले लेना। मैंने पूरी पार्किंग पहले से ही बुक कर ली है, इसलिए जिन गाड़ियों का तुम्हें इस्तेमाल ना हो वो तुम वहीं छोड़ सकते हो। बाबा बैरागी ने ऊंची आवाज में कहा। बाबा बैरागी की बात सुनकर राज के होश उड़ गए। खुले आसमान के नीचे एक महंगी सी गाड़ी चलाना हर किसी का सपना होता है और राज लाइसेंस लेने के बाद से ही नई गाड़ी के बारे में सोच रहा था, जबकि उसे इतनी सारी गाड़ियां यूं ही मिल गई थी। अभी फिलहाल के लिए बाबा बैरागी ने 13 गाड़ियां भेजी थी और वो कुछ गाड़ियां आने वाले समय में भी भेजने वाला था। राज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बिना कुछ मेहनत किए वो इतनी सारी गाड़ियों का मालिक बन जाएगा। फिलहाल राज के सपनों को पंख लग गए थे और अब राज की खुशी का ठिकाना नहीं था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी भी वहां चला जाऊंगा, राज ने जवाब दिया। एक और बात, क्या वसीम तुम्हारे आसपास है? बाबा बैरागी ने धीमी आवाज करके पूछा। नहीं, मैं स्कूल से घर लौट रहा हूँ, राज ने जवाब दिया। तो यही सही मौका है तुम्हें ये बताने का। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि वसीम की किस्मत अचानक ही बेहतर हो गई है? बाबा बैरागी ने धीमी आवाज में कहा। किस्मत? हाँ, ऐसा लगता तो है कि सीनियर वसीम की किस्मत बेहतर हो गई है। जैसे कि शॉपिंग सेंटर के बाहर उन्हें लॉटरी में खास इनाम मिल गया और जब हम लोग भूत साधना कर रहे थे तो एक जादूगर आया जिसे मारकर उन्हें नई उड़ने वाली तलवार और एक अंगूठी मिल गई। अभी सीनियर वसीम उसी तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं, राज ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा, मतलब वो वाकई शुरू हो चुका है। राज, तुम्हें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। जब जब भी वसीम की किस्मत बेहतर होगी तुम्हें चौकन्ने रहना होगा, बाबा बैरागी ने कहा। मुझे अपना ख्याल रखना होगा? क्यों? राज ने शक करते हुए कहा। मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर कोई उल्का पिंड वसीम के बगल में आकर गिरे तो वो उसे काटकर उसमें से कई कीमती जादुई खजाना निकाल सकता है। यही अच्छी किस्मत है ना? बाबा बैरागी ने पूछा। हाँ, राज ने सिर हिलाकर जवाब दिया। क्या होगा अगर उस दौरान जब उल्का पिंड गिर रहा हो तब वसीम के बगल में तुम खड़े हो और वो तुम पर गिर जाए, जिससे तुम मर जाओ या तुम घायल हो जाओ? बाबा बैरागी ने गहरी आवाज में पूछा।
तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वसीम की किस्मत किसी और की बुरी किस्मत भी बन सकती है? राज ने बाबा बैरागी की बात समझकर कहा, एकदम ऐसा भी है नहीं। बिना जोखिम के आखिर क्या हासिल होता है? जब तक तुम सतर्क रहोगे तब तक तुम्हें भी इसका फायदा होगा। बाबा बैरागी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया। राज ने सिर हिलाकर कहा। उसे लगने लगा था कि शायद इसीलिए पहाड़ी महारथी वसीम को लेने जाने से कतरा रहे थे। आखिर में एक बात और, इसे तुम मेरी तुम्हारे लिए पर्सनल एडवाइस के जैसे ले सकते हो। तुम्हें पहाड़ी महारथी में ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से बात करनी चाहिए, जैसे कि स्मृति भ्रामक, या अभी अभी एक बड़े अभियान से लौटी परी को ही देख लो। वो आजकल ग्रुप में बहुत एक्टिव रहती है। उसे सेल्फी खींचना भी बहुत पसंद है, तो तुम उसकी फोटो भी देख सकते हो। तुम्हें जादू के साथ साथ इस बारे में भी थोड़ा सोच लेना चाहिए। बाबा बैरागी ने गंभीर होकर कहा। क्या? राज बाबा बैरागी की बात सुनकर काफी कंफ्यूज हो गया। अरे कुछ नहीं, बस लड़कियों से बातें किया करो। तुम्हारे सीनियर तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं भेजेंगे। चलो अभी के लिए इतना ही, अब मैं रखता हूँ। बाबा बैरागी ने एक और बार गंभीरता से कहा और फोन रख दिया। मुझे एक बात आज तक इन सीनियर्स की समझ में नहीं आई। ये लोग कोई भी बात को पूरा किए बिना ही फोन क्यों रख देते हैं? भाई कोई बात शुरू की है तो उसे ठीक से समझाकर खत्म करो। राज ने फोन लिए हुए बड़बड़ाया। टफी ने अपनी गर्दन घुमाकर थोड़ी देर तक राज को घूरा। अरे तुम इतने परेशान मत हो। तुम्हें बेवकूफ बाबा बैरागी की बातें मानने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो है ही ऐसा। टफी ने सिर हिलाकर कहा। टफी लंबे समय से बाबा बैरागी के साथ था। वो बाबा बैरागी की नस नस से वाकिफ था। जब राज ने बाबा बैरागी से बात करनी चाही और वो अधूरी ही रह गई, तो टफी ने बात सुने बिना ही उस पर ध्यान देने से मना इसलिए किया था क्योंकि वो जानता था कि बाबा बैरागी ने कोई न कोई फालतू की सलाह ही दी होगी। अपने मालिक की हर हरकत को समझने वाला टफी इसलिए ही वहां से भाग आया था। लेकिन कहीं न कहीं वो चाहता भी था कि बाबा बैरागी उसे लेने आए, पर अभी बाबा बैरागी ने आने से मना कर दिया था। अपनी बात पूरी करने के बाद टफी हवा में आगे बढ़ता रहा। अब वो जल्दी से वापस लौटकर गेम खेलना चाहता था और अपनी पत्नी से ऑनलाइन बातें करना चाहता था। अब राज भी अपने बिस्तर पर आराम करना चाहता था। आज के लिए उसने काफी उठापटक कर ली थी। कल उसकी परीक्षा के बारे में तो राज को अभी होश भी नहीं था, जबकि वो अपने साथ नोट्स भी लेकर आया था। अगर राज की ताकत जल्द ही रिकवर नहीं हुई तो ऐसी हालत में उसका पढ़ पाना मुश्किल था। दूसरी तरफ शल्य के घर में वसीम दीवार से टिककर अलग अलग तरह के पोज दे रहा था। क्या ये ठीक रहेगा? वसीम ने पूछा। हाँ हाँ, यही पोज। वसीम के सामने खड़ी 20 साल की लड़की ने कैमरा पकड़े हुए कहा। यह लड़की वसीम का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने आई थी। मुझे एक आखिरी पोज दे दीजिए, मैं आपकी इन सभी फोटोज में से कोई एक चुन लूंगी। वसीम की 3 फोटो लेने के बाद उस लड़की ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए इतनी सारी फोटो लेना जरूरी है? वसीम ने कंफ्यूज होकर कहा। भले ही वसीम कंफ्यूज था, लेकिन उसने फिर भी एक और पोज दे दिया। हाँ ये बहुत जरूरी है, काफी जरूरी है। मुझे एकदम शानदार अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना है, उस लड़की ने कहा। उसने वसीम की तस्वीरें बदल कर देखी। अभी तक वो कुल 20 तस्वीरें ले चुकी थी। उसे अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था, क्योंकि अभी उसे शायद और भी तस्वीरें खींचने की जरूरत पड़ सकती थी। वो वसीम को ज्यादा से ज्यादा उलझा कर रखना चाहती थी, यहाँ तक कि वो वसीम को कैमरे में ही कैद करके ले जाना चाहती थी। उसे वसीम बहुत ही सुंदर लगा था और वो अपनी साथियों को वसीम की तस्वीरें दिखाना चाहती थी। वसीम जी, करीब 2 दिनों के भीतर आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अगर आपको जल्दी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आखिरी कुछ तस्वीरें लेने के बाद लड़की ने कहा। शुक्रिया, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। लड़की शर्माने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। फिर वो थोड़ी देर तक वसीम को देखती रही और बेमन से शल्य के घर से गई। लड़की के जाने के बाद वसीम ने राहत की सांस ली। इस तस्वीर खींचने के पूरे मामले में वसीम अपनी आकर्षित करने वाली शक्ति को रोक कर रखे रहा। लड़की के जाते ही वसीम
आंगन में गया और बड़ा सा डिब्बा उठा लिया। उसके अंदर वसीम की हाल ही में मशीनों के साथ हुई जंग के इनाम थे। टीवी और एसी के अलावा आज सुबह से वाटर प्यूरिफायर, इंडक्शन कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर, माइक्रोवेव और स्पीकर कुर्बान हो चुके थे। वसीम ने शल्य के घर में मौजूद कई बड़े बड़े और कीमती सामान बर्बाद कर दिए थे, लेकिन अभी भी मशीनों को खोलने का जज्बा उसके अंदर बरकरार था। हर पल, हर सेकंड वसीम बस यही कोशिश करता था कि कौन सी मशीन को खोलकर उसके अंदर देख लिया जाए और वो कैसे काम करती है ये समझ लिया जाए। वसीम को शायद ये नहीं पता था कि मशीन जुड़ी रहकर अपना काम ज्यादा बेहतरी से बता सकती थी। अगर ये लड़की ना आई होती तो शायद वसीम ने और भी चीजें खोल ली होती। इन सभी सामानों को बर्बाद करने के बाद वसीम ने सभी की एक भ्रम तस्वीर बना दी थी, जिसके बारे में किसी को असलियत का पता नहीं चल सकता था। वसीम बस यही उम्मीद कर रहा था कि राज को कैसे भी करके इन सब की भनक न लग पाए। वसीम का भ्रम जादू काफी कमाल का था। वो हर चीज की हूबहू नकल बनाने में कामयाब हो गया था, लेकिन ये बस भ्रम की तस्वीरें थी। अगर किसी भी दिन राज इनमें से कोई भी सामान इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ सिर्फ एक भ्रम ही लगने वाला था। बस वसीम को यही चिंता थी कि जब तक वो सब सामान खरीद कर वापस नहीं रख देता तब तक राज को इसके बर्बाद हो जाने की खबर न लगे। हालांकि वसीम हर हिसाब से राज से बड़ा था, लेकिन अपने जूनियर के सामने शर्मिंदा होने से वसीम को ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वसीम आगे भी यही काम जारी रखने वाला था। अब राज के लौटने से पहले वसीम को पहले इन चीजों से छुटकारा पाना था। तभी एक भरे गालों वाली लड़की शल्य के घर की तरफ चलकर आई। वो घर के रक्षात्मक जादू को तोड़ने की काफी कोशिश कर रही थी। ये कोई और नहीं, सलोनी ही थी। क्या सलोनी राज के लिए नया खतरा बनकर आई थी? क्या सलोनी बिना किसी को खबर लगे खूनी क्रिस्टल चुरा लेगी?